नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे शुभारंभ। जन समूह को भी करेंगे संबोधित। गांव बड़े तो देश बड़े है महोत्सव का आदर्श वाक्य। कामकाजी महिलाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देंगे बड़ा उपहार। नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का करेंगे उद्घाटन। पशु चिकित्सा केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पूरा उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य। पहाड़ों में अत्यधिक बर्फबारी के साथ वर्षा का अनुमान। और सिडनी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहली पारी में लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत ने पहली पारी में बनाए 185 रन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव आज से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण और आदर्श वाक्य गांव बड़े तो देश बड़े है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महिला छात्रावास को एनडीएमसी के द्वारा निर्मित किया गया है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। भवन को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल भी बनाया गया है। इसे खास तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास बिजली विभाग की नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन है। जवाब नहीं देने पर आरसी भेजकर सपा सांसद से 1,91,00,000 रुपए वसूले जाएंगे। बिजली विभाग के अनुसार जो जुर्माना सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगाया गया है उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया था। अगर नोटिस मिलने के बाद तय समय सीमा में बर्ग जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बर्ग पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को राज्यों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए ये फैसला दिया है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। मामले में आरोपी ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति आंध्र और तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र पर खुद ब खुद लागू नहीं होती। उच्च न्यायालय ने आरोपियों की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया था। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया नई पेंशन नीति पर कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना नीति को सही बताया है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने वाजपेयी सरकार में पेंशन संबंधी लिए गए फैसलों को भी सही बताया। मोंटेक सिंह ने स्पष्ट किया कि दोबारा से पुरानी पेंशन योजना की ओर जाना गलत फैसला है। कांग्रेस नेतृत्व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वायदा प्रमुखता से किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस अब तक इस योजना को लागू नहीं कर पाई है। pension scheme which is based on pay as you go
That is, you make pension demands and you don't make any provision for it, and the government simply pays the pension as and when it falls due. This is a very bad idea, and I remain of that view. I think the fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government, I think that was the right decision. Throughout the UPA, it continued. That was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake, and we will see how well they do. और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारिक हो जाता है। वहीं अखाड़ों का महाकुंभ में आने का सिलसिला भी जारी है। नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ। इस बार प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। अब सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है, जब पहले स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस बीच महाकुंभ नगर में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला पूरी भव्यता और आस्था के साथ जारी है। इसी क्रम में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथी घोड़ों के साथ ऊंट और रथ पर सवार होकर अखाड़ों के संत शामिल हुए। सबसे आगे नागा साधु चल रहे थे, जो रास्ते भर युद्ध कौशल की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क किनारे खड़े लोग नागाओं और साधु संतों, महंतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इस शोभा यात्रा में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं महिलाएं भी कलश लेकर यात्रा में आगे आगे चल रही थीं। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। उससे बढ़कर आज दुनिया में कुछ नहीं। आज पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि अगर कहीं कुछ मिल सकता है तो भारतीय सनातन संस्कृति से मिल सकता है। हमारी आज पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ये पेशवाई प्रवेशाई निकल रही है और बड़ी भव्य रूप में बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर इसमें आए हुए हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ को अलौकिक, भव्य और विशाल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में महाकुंभ नगर में अलग अलग प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से अधिक ट्रेंड मैन पावर, 50 से अधिक अग्निशमन केंद्र व 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। प्रत्येक अखाड़ों के टेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से भी लैस किया जा रहा है, जबकि अग्निशमन व आपात सेवा विभाग एडवांस्ड फीचर्स युक्त 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का भी मेला क्षेत्र में इस्तेमाल करेगी। अग्निशमन एवं आपात सेवा एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि फायर फाइटिंग बोट से कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना को हम जल्द रोक पाएंगे। बहुत सारे नए गाड़ियां हमने लिया है, जो एक मल्टी डिजास्टर व्हीकल लिया है, जो अलग अलग प्रकार के डिजास्टर्स में हमारे रेस्क्यू टूल्स है। उसमें बाइक से, हमारे एटीवी से और एफक्यूआरवी से, इन सभी के साथ हम फायर फाइटिंग में बेटर इक्विप्ड है। अब की बार पानी के फायर बोट्स हमने लिए, फायर फाइटिंग बोट, जो पानी में रहते हुए फायर फाइटिंग करने में हमको मदद करेंगे। गौरतलब है कि महाकुंभ के जरिए इस बार पूरी दुनिया भारत की भव्य विरासत की ताकत को देखेगी, जहां आस्था, भक्ति और आध्यात्म के संदेश को नई पीढ़ी आत्मसात करते दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज जंक्शन के ठीक ऊपर एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम से प्रयागराज जिले के 9 रेलवे स्टेशनों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। ये मास्टर कंट्रोल रूम कैसे संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रयागराज जंक्शन पर ये आप देख सकते हैं कि ये मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे की खबर जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से इस कंट्रोल रूम
को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं उन तक पहुंच रही है, ताकि कोई भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए, किसी भी तरह के जो स्टैम्पेड है उसको तुरंत रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। और इसके लिए तमाम जो प्रयागराज के इर्द गिर्द के जितने भी जंक्शन हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वहां से सीधा लाइव फीड जो है वो यहाँ आ रहा है। और हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं पीके झा, जो इस कंट्रोल रूम को पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये कहां से ये फीड मिल रही है और कैसे इसको ऑपरेट किया जा रहा है। झा साहब, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इसको? ये मास्टर कंट्रोल रूम है। ये प्रयागराज के 330 कैमरे हमारे बाईं ओर लगे हैं, जिसके स्टेशन के सारे एरिया के फुटेज, प्लेटफॉर्म हो, सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया हो, एफओबी हो, इनक्लोजर हो, सभी के निगरानी की जाती है कि वहां पर कितनी लोग हमारे इकट्ठे हो चुके हैं और कितने पहुंच रहे हैं। इसके साथ जो प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वहां की स्थिति को वॉच करते हैं। इसके साथ हम ये सुरक्षा की दृष्टि से ये भी हमारे स्टाफ नजर रखते हैं कि कोई सस्पिशियस चीज या व्यक्ति ऐसा ना हो जो घूम रहा हो। अगर मान लीजिए कोई संदिग्ध चीज अगर नजर आती है तो कैसे आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। हमारे यहाँ जो स्टाफ 24 घंटे तैनात रहते हैं वो हर कैमरों पर निगाह रखते हैं। उनकी कोई ऐसी सामान है जो बहुत देर से रखा है या कोई व्यक्ति है जो आसपास घूम रहा है, तो उस पर तुरंत वाकी टाकी हमारे पास कंट्रोल रूम में भी है और उस स्टाफ के पास भी है। तो हम तुरंत वाकी टाकी से प्लेस बताते हैं, उसको चेक कराते हैं। अगर सामान्य चीज है तो ठीक है, ना तो अगर विशेष चीज है तो हम उसके अनुसार, हमारे जो एसओपी है हम उसके अनुसार हम कार्रवाई भी करते हैं। महाकुंभ स्मूथली जो संपन्न हो जाए, उसमें भारतीय रेल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और उसको यहाँ से हम कह सकते हैं इसे क्विक रिस्पांस टीम भी, जैसा कि सीपीआरओ ने बताया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मुसाफिरों के लिए तुरंत ट्रेन चलाने का फैसला भी करते हैं। और इसके लिए यह जो कक्ष है ये बेहद महत्वपूर्ण कक्ष है और यहाँ से संपूर्ण मेले पर नजर रखी जा रही है और संपूर्ण मेले को संचालित किया जा रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब इलाके की तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे रही है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर आज अपने नए कलेवर में दिख रहा है। सुंदर प्राकृतिक परिवेश, समृद्ध जनजातियां, संस्कृति और विकास की रफ्तार पर सवार बस्तर को भाजपा सरकार उसका पुराना वैभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 356 करोड़ रुपए से अधिक की 288 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि के चेक और सामग्री भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल की तरक्की और उन्नति के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 356 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। कार्यक्रम के दौरान बस्तर में 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं और पीएम स्कूल योजना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वहीं बस्तर की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन, विकास कार्यों और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। तेजी से विकास हो रहा है और आपके ये जो बस्तर है, यहां भी हम लोग 1 साल में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बहाल करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से 17 विभाग और 53 सरकारी योजना को उस क्षेत्र में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जोर देते हुए कहा कि हमने पिछले 1 साल में बस्तर की मूल पहचान वापस देने का कार्य किया है और इसी की बदौलत आज बस्तर की प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, जिसका गवाह
धुड़मारास गांव है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में सम्मिलित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। राज्य बनने के बाद से ही नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में पुरजोर काम कर रही है, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में सरकार द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आइए आपको अब मध्य प्रदेश से आई एक अच्छा संदेश देने वाली खबर दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ स्थित आवास पर एक कागज चस्पा किया है, जिस पर लिखा है, कृपया पैर ना छुएं। उनका कहना है कि जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, इसलिए जनता को अपने काम करवाने के लिए नेता के पैर नहीं छूने चाहिए। अपनी शालीनता और सरलता के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अलग स्थान रखने वाले टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड का दलित गांधी भी कहा जाता है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोगों को सख्त हिदायत देते हुए अपने ऑफिस और घर में नोटिस लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि पैर पड़ना सख्त मना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मानना है कि लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता का सम्मान करते हुए उनके काम करें। पैर अपने माँ बाप के छुएं जो पूजनीय हैं। पैर गुरुओं के छुए जाते हैं, पैर माँ बाप के छुए जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, ये शुरुआत मैंने कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने वाला पैर नहीं छुएगा, इस भावना के साथ में इसको अपने कार्यालय से शुरू किया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की इस पहल को लोग समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। हालांकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लंबे समय से केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी टीकमगढ़ में अपने सादगी भरे जीवन जीने के लिए भी चर्चाओं में रहते हैं। चुनाव के पहले नेता जनता के बीच जाते हैं, वोट लेने के लिए जनता के पैर छूते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जब जनता को काम होता है नेताजी से, तो वो नेताजी के पास जाकर उनकी चरण वंदना करती है, अपने काम करवाने की कोशिश करती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक संदेश दिया है कि जनता भगवान होती है और भगवान से पैर नहीं छुआए जाते, भगवान की सेवा की जाती है। कैमरामैन गौरव निरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। जी हाँ, इस समय उत्तर भारत में सर्दी सितम ढा रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही और दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को तेज बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी कल गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने यून सुक येओल को हिरासत में लेने और उनके कार्यालय की तलाशी लेने के लिए हाल ही में वारंट जारी किया था। जांच के लिए बनी एजेंसी के अधिकारी और पुलिस अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल को हिरासत में लेने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन येओल की सुरक्षा में लगे करीब 200 गार्ड्स ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इसी बीच वहीं यून के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट गई है और नारेबाजी करने लगी। अपदस्थ राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर करीब 6 घंटे तक हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। यून के विरोध में जारी वारंट आगामी 6 जनवरी तक मान्य है।
कोरिया का संवैधानिक न्यायालय न्यून के महाभियोग मामले पर पहली सुनवाई करने वाला है। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में एक राजमार्ग पर चल रही बस के सड़क से उतरकर खाई में गिर जाने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हुए हैं। यह दुर्घटना बोगोटा से 570 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नारिनो विभाग के तांगुआ नगरपालिका के पास हुई है। ये बस कैली शहर से पर्यटकों के एक समूह को लेकर इक्वाडोर की सीमा के पास स्थित लास लाजास के आवर लेडी ऑफ द रोजरी की ओर रवाना हुई थी। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोलंबिया में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 8,000 लोग मरते हैं। आज विश्व ब्रेल दिवस है। दृष्टि दिव्यांग और बधिर दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये बेहद खास दिन होता है, क्योंकि इसी दिन दृष्टि दिव्यांग लोगों के जीवन में रोशनी भरने वाले लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उन्हीं की देन है कि आज दृष्टि दिव्यांग लोग पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेल लिपि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दृष्टि दिव्यांग लोगों के जीवन में क्या है इस दिन का महत्व, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दृष्टिबाधित व्यक्ति इसके जरिए पढ़ाई से लेकर खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, चाहे व्हाइट केन के साथ सड़क पर चलना हो, ब्रेल व टॉकिंग घड़ी से समय का पता लगाना हो, डेस्कटॉप मैग्नीफायर से फॉन्ट व बैकग्राउंड को बदलना हो, या बात हो मनोरंजन की। ब्रेल के साथ साथ तमाम तकनीकी उपकरणों ने दृष्टि दिव्यांग लोगों के जीवन को सुगम बनाया है। बचपन से ही जब मैंने स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई तभी से ही मैंने ब्रेल से ही पढ़ाई की है। मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ। कॉलेज टाइम में तो मैंने बहुत टाइम 2 साल तक तो मैंने बिल्कुल ब्रेल से ही नोट्स वगैरह भी बनाए। और फ़ायदा ये भी था ना कि ब्रेल में अगर हमारी लाइट वगैरह चली जाए, कोई प्रॉब्लम आए या कोई सेल का या इस तरह का कोई सीन नहीं होता है कि अभी सेल ख़त्म हो गया, अब लाइट चली गई, चाहे हम सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हम रजाई में लेटे हों, चाहे बाहर घूम रहे हों। ब्रेल जैसे आप लोग प्रिंट पढ़ते हैं उसी तरह हम ब्रेल को यूज़ करते हैं। आपने कई सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेल लिपि में लिखा देखा होगा, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या लिफ्ट में। केंद्र सरकार दिव्यांगजनों को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा संचालित एडिप स्कीम के जरिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन व ब्रेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। पेपर करेंसी में दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए विशेष उभरे हुए चिन्हों के विषय में तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब कुछ बैंकों द्वारा विशेष प्रकार के डेबिट कार्ड भी इशू किए जा रहे हैं। सरकार दिन पे दिन काम कर रही है एक्सेसिबिलिटी पे भी और इंक्लूजन पे भी। ये जितने जो भी एक्ट आया है ये एज विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमें रिजर्वेशंस भी दे रहे हैं और हमारी हेल्प है इसलिए भी हो रही है कि अब इस वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। हमारे दृष्टि दिव्यांग साथी सरकार के समर्थन और सहयोग से लगभग सभी क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी पूर्ण भागीदारी दे रहे हैं। ब्रेल उपकरण हमारे दिव्यांग साथियों को पूर्ण तरीके से सशक्त बना रहा है, चाहे वे पढ़ाई हो या फिर खेल। हमारे दृष्टिबाधित साथी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस आविष्कार के लिए हमारा दिव्यांग समुदाय लुई ब्रेल के लिए हमेशा आभारी रहेगा। मैं मनीषा शर्मा, कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाले थे। खो खो विश्व कप के आयोजन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। टूर्नामेंट का आगाज 13 जनवरी से दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। इसको लेकर तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खो खो विश्व कप की ट्रॉफी और मस्कट का अनावरण किया गया।
इस मौके पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा कि खो खो विश्व कप के आयोजन में तकनीक का भरपूर प्रयोग होगा। दुनिया भर से भारत पहुंचने वाले खिलाड़ियों के आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विश्व कप के मुकाबलों को देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों को फ्री एंट्री की व्यवस्था होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।